नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के प्रैक्टिस सेट और आज इसी क्रम में हिंदी का 15वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने ये श्रृंखला रखी है, तो बिना किसी देर के अब हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। चलिए एक बार आप पढ़िए सारे विकल्प, मैं एक पेन सही कर लेता हूँ। हाँ चलिए, ये लिखा हुआ है निम्नलिखित में से, हाँ, भ्रांतिमान अलंकार। शीतल चंदन चंदहूँ लगे जरावन गात, क्या इस लाइन में भ्रांतिमान, कहाँ गए यार, पेन क्यों नहीं चल रही, क्या इस लाइन में भ्रांतिमान है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, इस लाइन में है। नाक का मोती अधर कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, क्या इस पंक्ति में है। या फिर उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, कौन सी पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार। चलिए एक बार ये देखते हैं, यहाँ पर इस पंक्ति में विरोधाभास होना चाहिए। विरोधाभास कारण क्या है, जहाँ पर उल्टी बात परस्पर हो वहाँ विरोधाभास होता है। एक तो चंदन जैसे शीतलता भी बता रहा है और दूसरा शरीर को जलाने की भी बात कर रहा है। दूसरी पंक्ति है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, जब इसकी दूसरी लाइन पढ़ते हैं मनहु नील मन सैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो वहाँ पर जन जानो मन मानो इस टाइप के शब्द आ रहे हैं, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर। नाक का मोती अधर कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, तो ये तोता होता है जो नाक के मोती को अनार का दाना समझ लेता है उसकी लालिमा के कारण, तो वहाँ पर उसको भ्रम हो जाता है उपमेय में उपमान का, तो ये सी विकल्प ही सही है। यहाँ उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, इसमें रूपक अलंकार होगा। कौन सा रहेगा, रूपक अलंकार। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए एक शब्द का कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है ये बताना है आपको। तो इसका मुझे लग रहा है सामने अर्थ ही नहीं दिया गया है, केवल वाक्यांश लिख दिया गया है। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, गद्य और पद्य मिश्रित रचना, गहरी नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, और इसके युग्म आगे दे ही नहीं रखे हैं, इसमें नहीं दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दे रखा है, हटाते हैं। मैं इन चारों को आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली होते क्या हैं, मतलब इनका वाक्यांश के लिए शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। किसी ग्रंथ के अंत में जोड़ा गया जो भाग होता है उसको कहते हैं छेपक, छेपक कहा जाएगा। दूसरा है गद्य और पद्य मिश्रित रचना, ये चंपू कहलाती है, इसको चंपू कहते हैं। और गहरी नींद पर विजय प्राप्त करने वाला ये गुडाकेश कहलाता है, गुडाकेश। अगला है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसको अंतेवासी बोलते हैं, अंतेवासी। यहाँ विकल्प में पूरा नहीं था, ये मैंने जब टाइप किया तो शायद ध्यान नहीं दिया, केवल वाक्यांश लिखा और उसके लिए एक शब्द जो प्रयोग होते हैं उनको नहीं लिखा था। तो चलिए कोई बात नहीं, ये जो चार हैं उसको मैंने लिख दिया है। चलिए दूसरा हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है, कौन सा वर्ण अघोष है ये बताना है। क्या छोटा आ है, छोटा आ स्वर है और स्वर जितने होते हैं वो अल्प प्राण घोष होते हैं, अल्प प्राण घोष होते हैं, तो इसमें अघोष की बात कर रहा है। अघोष अगर देखें होते कौन कौन से हैं अघोष, तो अघोष वर्ण में आएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म में उसमें से भी सारे न आकर के तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा ये आते हैं। हा जो होता है वो सघोष होता है। तो यहाँ पर ये हैं इतने, तो पहला और दूसरा वर्ण कहीं अगर आपको इसमें मिल जाए किसी वर्ग का, तो सा तो है इन तीनों में से, मतलब ऊष्म व्यंजनों में से तो कोई है नहीं। अब हमें देखना ये वाला भी नहीं होगा, तो जा चा छा जा ये तीसरा वर्ण है, ये नहीं हो सकता। या ये अंतस्थ है, अंतस्थ क्या होते हैं, अंतस्थ घोष होते हैं। पा ये पहला वर्ण, और पहला वर्ण ही क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, इसका मतलब पा विकल्प क्या है, सही है, तीसरे का पा हो जाएगा, चौथा विकल्प।
4 नंबर प्रश्न, राष्ट्र शब्द में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं ये आपको बताना है। तो एक बार मैं बता दूं आपको, जब भी ऐसे प्रश्न आए कि वर्ण और अक्षर पूछता हो तो या तो आप एकदम कॉन्फिडेंस में हो कि ऐसे ही डायरेक्टली गिन के बता सकते हो बिना लिखे हुए। अगर थोड़ा बहुत आपको समस्या आती है तो उसका वर्ण विन्यास लिख लीजिए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो गलत बिल्कुल ना होने पाए। जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लें। अभी देखिए यहाँ पर र लिखा हुआ है, जब वर्ण विन्यास करेंगे राष्ट्र का, उस पर बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है और फिर उसके बाद मूर्धन्य सा आया हुआ है, उसके बाद टा है आधा और फिर रा आया हुआ है और रा के साथ छोटा आ है। ये इतना वर्ण विन्यास करेंगे तब आएगा। ध्यान रखिए रा कई तरीके से लिखा जाता है। रा को लिखने के कई तरीके हैं। एक तो रा इस रूप में पूरा लिखा जाएगा, एक तो रा ऐसे लिखा जाता है, एक तो रा इस तरीके से लगता है, चौथा रा इस तरीके से लगता है। सबके एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे यहाँ लिख दें रमेश, ठीक, ये रमेश हो गया। ये ट्रक लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है जैसे ग्राम, ग्राम लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है जैसे बर्फ। तो इन 4 तरीकों से रा लिखे हुए आपको मिलते हैं। अब बात आती है कि पूरा कौन सा है, आधा कौन सा है। तो ये जो 3 ऊपर लिखे हुए हैं ये पूरे हैं और ये रा जो है ये केवल आधा होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी ये नीचे पदेन रूप रा का मिल जाए, पदेन रूप मतलब ये ट्रक वाला और ग्राम वाला, पदेन मतलब नीचे जो लगे होते हैं, तो पदेन रूप हमेशा पूरा होता है। जिस अक्षर पर लगे होते हैं वो अक्षर आधा होता है। मतलब ट्रक में टा जो है वो आधा है और रा क्या है, पूरा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ग्राम में गा आधा है, रा पूरा है। बर्फ में फा पूरा है, रा आधा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान रखना। अब चलिए गिन लेते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ण कितने हैं, तो वर्ण मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ये टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे, 6। और अक्षर की बात करें तो अक्षर में या तो स्वर हो जो स्वतंत्र रूप में लिखा हो, तो यहाँ इस राष्ट्र शब्द में स्वतंत्र रूप में कोई स्वर नहीं आया। जितने स्वर आए हुए हैं, जैसे ये बड़ा आ आया हुआ है, छोटा आ आया हुआ है, तो ये सारे के सारे किसके साथ आए हैं, व्यंजन के साथ में, तो स्वतंत्र रूप में नहीं है। तो व्यंजन, जिन व्यंजनों के साथ स्वर आया है वो अक्षर माने जाएंगे। तो एक रा के साथ हो जाएगा और दूसरा रा, इस रा के साथ आ जाएगा। ठीक, तो यही 2 होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 अक्षर, यानी 6 वर्ण और 2 अक्षर हैं। तो 6 वर्ण 2 अक्षर, ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो राष्ट्र शब्द में 6 वर्ण हैं, 2 अक्षर हैं, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट। चलिए 5वां प्रश्न, प्राणत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो प्राणत्व के आधार पर 2 वर्ण होते, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला होता है अल्प प्राण, पहला होगा अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजनों में स्पर्श कह रहे हैं, हाँ, स्पर्श व्यंजनों में पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। इसके अलावा समस्त अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और उसके बाद आता है समस्त स्वर। ये क्या होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। दूसरा क्या है, महाप्राण। महाप्राण में बचे जितने शेष वो हो जाएंगे, कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये महाप्राण होता है, और ऊष्म व्यंजन, ये इतने टोटल मिलाकर के महाप्राण होते हैं। कभी कभी इनकी संख्या पूछ लेता है, तो संख्या के लिए आप क्या करेंगे, तो अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी, अल्प प्राण की, देखिए ध्यान से, अल्प प्राण ये 5 5 10 5 15, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण 5 है, तीसरे 5 है और 5वें 5, तो ये 15 हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन 4, कितने, 15 और 4 19, यानी 19 व्यंजन प्लस 11 स्वर, टोटल मिला के आप ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है। हो सकता है 30 दे रखा हो और हो सकता है 19 दे रखा हो, तो ये आप उस समय अपने बुद्धि विवेक से लगाएंगे। अगर 19 दे रखा होगा इसका मतलब केवल व्यंजन की बात कर रहा है, और 30 दे रखा है इसका मतलब स्वर जोड़ रखे हैं। और महाप्राण की अगर संख्या पूछेंगे, महाप्राण की, तो महाप्राण वर्णों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो गई 10, और 10 और 4 14, टोटल कितनी, 14 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए 6ठा प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है। अंतस्थ वर्ण कितने हो जाएंगे, 1 2 3 या 4, तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल और वा।
ये टोटल 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हीं अंतस्थ को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर भी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना। अर्धस्वर इन्हीं अंतस्थ व्यंजनों को कहा जाता है। कुछ किताबों में केवल या और वा लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे आपको फैक्ट मिल सकते हैं, जैसे वा क्या है? पार्श्विक है, वा पार्श्विक है। रा क्या है? लुंठित है, लुंठित, लुंठित है। इसको प्रकंपित ध्वनि भी बोलते हैं, प्रकंपित ध्वनि भी बोला जाता है। ला वर्ड से ध्वनि भी है, वर्ड से ध्वनि भी है। तो इसके कई सारे। तो आगे बढ़ते हैं। या और वा, या और वा इन दोनों को श्रुति मूलक भी बोला जाता है। श्रुति मूलक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। श्रुति मूलक भी है या और वा। तो इतने फैक्ट जो बनते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए या रा ला वा से। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। ला जो है वो ला वर्ड से भी है, इसको बिगाड़ दें, यहीं पे लिख देते हैं, लिखा ही हुआ है, वर्ड से ध्वनि भी है ला। ठीक, तो इतने फैक्ट बनते हैं आपके अंतस्थ व्यंजनों से। टोटल फैक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए, छठा प्रश्न का विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है आपको ये बताना है। चलिए देखिए, चरमोत्कर्ष, ये गलत लिखा हुआ है, चरमोत्कर्ष होता है, पूरा रा रहेगा, चरमोत्कर्ष। और नैमित्तिक ये सही लिखा हुआ है, निमित्त होता है, निमित्त। और निमित्त में इक प्रत्यय लगा देते हैं तो जो शुरुआत वाला छोटी ई है वो दीर्घ हो जाएगा और दीर्घ होकर के अय बन जाता है, नैमित्तिक हो जाएगा। ये एकदम सही लिखा हुआ है, नैमित्तिक एकदम करेक्ट है। और जिगीसा लिखा हुआ है तो इसमें कोई ज़्यादा खास गलती नहीं है, गलती बस इतनी है कि जिगीसा में मूर्धन्य सा होता है। निरोग ये गलत है, निरोग सही होता है, ना पर बड़ी ई की मात्रा होती है। विसर्ग संधि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर नियम बताया जाता है, नि प्लस रोग, और ये मिल करके विसर्ग हो जाता है गायब, और उसके पहले जो छुट्टी ई है उसका दीर्घ हो जाता है, और अगर रा बाद में आया हुआ है तो वो बन जाएगा निरोग, और ये सही तरीका है निरोग लिखने का। तो इसमें फिलहाल नैमित्तिक सही लिखा है, बी ऑप्शन सही है 7वें वाले में। चलिए अगला देखते हैं। शुद्ध वर्तनी फिर से आपको देखनी है। वर्तनी की संख्या ज़्यादा है शब्दों की, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। हर एक क्वेश्चन पेपर में मैं आपके हर एक प्रैक्टिस सेट में 8 शब्द आपके सामने रखता हूँ। 2 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, हर एक में लगभग 2-2 में 4-4 विकल्प हैं, 4-4 हर बार, मतलब 8 शब्द मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग दे रहा हूँ। अगर 10 भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए सही से तो 80 शब्द आपके पास होंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, केवल इनको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक, चलिए फिलहाल अपना विकल्प देखते हैं। आध्यात्मिक एक प्रत्यय लगा हुआ है अध्यात्म में, तो वो बन जाएगा आध्यात्मिक, दीर्घ हो जाएगा आध्यात्मिक, पहले वाला स्वर दीर्घ में हो जाता है एक प्रत्यय लगने से। ये सेम वही चीज़ अलंकार में इक लगाएंगे तो आलंकारिक होगा, आलंकारिक, ये सही विकल्प हो मतलब सही तरीका अलंकारिक का। एक तारा नहीं इक तारा होता है, इक तारा। और जगत धात्री ये एकदम सही लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, जगत धात्री, ऐसे दा के नीचे हलंत लगा हुआ मिल सकता है, दोनों तरीके सही हैं लिखने के, जगत धात्री। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है वाक्य, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इसमें गलत 3 हैं, अब वो क्यों गलत हैं वो भी हम देखेंगे। पूजनीय पिताजी बाजार गए हैं, यहाँ पर पूजनीय पिताजी नहीं होगा, पूज्य पिताजी होगा। ध्यान दीजिए, हो सकता है कुछ लोग के दिमाग में ये आ जाए कि पूजनीय सही होगा इसलिए लिख दें, नहीं, पूज्य पिताजी होगा, पूजनीय पिताजी नहीं लिखेंगे। चाहे पूजनीय हो या पूजनीय हो दोनों गलत हैं, पूज्य पिताजी होगा। तो पूज्य पिताजी बाजार गए हैं, अब ये सेंटेंस ही आपका सौजन्य बना रहे, इसमें कोई गलती नहीं दिख रही है। फिलहाल ये वाला विकल्प सही है, बी वाला ऑप्शन। यह सकुशल सही, वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया। तो सकुशल सहित, देखिए ये सकुशल और सहित
ये सा उपसर्ग जो लगा है, ये सा उपसर्ग ये साहित्य का ही बोध कराता है। साहित्य ध्यान दीजिए, लिटरेचर वाला नहीं, सहित वाला। सा उपसर्ग सहित का ही बोध कराता है। तो अगर सा उपसर्ग लगा है तो सहित लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वह सकुशल घर पहुंच गया, इतना ही पर्याप्त है बोलने में। वह एक विधवा स्त्री है। यहाँ देखिए अक्षर का दोहरा, शब्दों का दोहराव हुआ है। विधवा है तो वो स्त्री ही होगी। हाँ, पुरुष तो विधवा होगा नहीं, उसको विधुर बोलते हैं। विधवा का मतलब ही स्त्री, तो स्त्री यहाँ फालतू लिखा हुआ है। वह एक विधवा है, इतना ही पर्याप्त है कहने से पता चल जाता है कि स्त्री की ही बात कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो 9 में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वाक्य की पहचान करें। शुद्ध वाक्य आपको देखना है फिर से। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो इसमें लिखा तो सही है। उपरोक्त कथन उचित है। उपरोक्त कथन यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ ठीक है, उपरोक्त कथन उचित है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त ना होकर के उपर्युक्त होता है। ये चीज़ उपर्युक्त होती है, उपर्युक्त लिखा जाना चाहिए। उपरोक्त शब्द गलत है व्याकरण की दृष्टि से। मैंने कपड़े, चप्पल तथा किताबें खरीदे। खरीदे नहीं होगा, खरीदी होगा, खरीदी। ध्यान दीजिए, जब भी कभी एक से अधिक वस्तुओं की बात कर रहा हो, एक से अधिक शब्द आ रहे हों, अगर जैसे और अलग अलग लिंग के हों या अलग अलग वचन के हों, तो कपड़े लिखा हुआ है, चप्पल लिखा हुआ है, किताबें लिखा हुआ है। अब इसमें हम खरीदे लिखें कि खरीदी लिखें, तो खरीदी हो जाएगा स्त्रीलिंग और खरीदे पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर किया यह जाता है कि सबसे लास्ट वाला जो शब्द होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्रिया का लिंग लिख देते हैं। तो यहाँ किताब स्त्रीलिंग है तो खरीदी लिख दिया गया। यहीं पर अगर कोई पुल्लिंग शब्द होता तो खरीदे लिख दिया जाता। ठीक, चूंकि घर जाना है इसलिए मैं सामान लेते जाऊंगा, तो ये भी इसमें ये सेंटेंस ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि घर जाना है ये भी सही। एक मिनट, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसमें क्या गलत क्या है दोनों में? हाँ, ये चीज़ गलत हो जाएगी। चलिए, ये फिलहाल ये डी वाला सही है। कैसे? ये पद्मावत जो लिखा हुआ है ये एक रचना का नाम है, और रचना का नाम हमेशा इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, पद्मावत। ये इसमें मिस्टेक है, ये गलती है। तो पद्मावत इन्वर्टेड कामा में लिखाया जाना चाहिए था, सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल में नहीं। ठीक, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल और दोहरा। तो एकल उद्धरण चिन्ह जो होता है उसमें किसी लेखक का नाम या रचना का नाम लिखा जाता है, और दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को लिखा जाता है। तो यहाँ पर पद्मावत रचना है तो एकल उद्धरण चिन्ह लगेगा। ध्यान दीजिए, विराम चिन्ह बहुत जरूरी होते हैं वाक्य की अशुद्धि में, उन पर भी ध्यान देना होता है। अभी मैंने ध्यान नहीं दिया था पद्मावत पे, तो अभी निकल जाते हैं यहाँ पर, फिर दोनों में कन्फ्यूजन होने लगी थी कि क्या गलती है। ठीक, चलिए 10 नंबर हो गए। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची का कौन सा युग्म गलत है? गलत वाला आपको ढूंढना है, चारों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चंद्रमा का पर्यायवाची हिमकर सही है, सुधाकर, विधु, शशांक चारों सही हैं। चांदनी का ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका ये भी सही है। तरंग का उर्मी होता है, हिल्लोल होता है। बीच मानस, मानस गलत लिखा हुआ है। मानस तालाब का पर्यायवाची होता है। मानस किसका है? तालाब का। तालाब का सर, पुष्कर, सरस्वत और वापी ये एकदम सही लिखा हुआ है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें गलती थी, मानस का मतलब तालाब होता है। ठीक, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर है, आज भी भारत की स्त्रियां सती सावित्री हैं। इस वाक्य में सती सावित्री किस प्रकार की संज्ञा है? तो मैंने कई बार आपको बताया है कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिलहाल यहाँ पर सती सावित्री क्या होना चाहिए? अगर अलग लिखा होगा तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन अगर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को बताने के लिए किया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सती सावित्री भारत की स्त्रियों के गुणों को बताने का काम कर रही हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैंने भिखारी को एक कटोरी दाल दी, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण आया हुआ है? तो पहली बात तो एक कटोरी दाल, ये आप अंडरलाइन करेंगे और इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में। दाल देखिए क्या है, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? तो दाल को हम गिन नहीं सकते,
इसका मतलब क्या है, ये परिमाणवाचक। अब कुछ लोग कही दो मुट्ठी भर लेके बैठ जाओ गिन लो, तो बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना है। ये कहने में अच्छा नहीं लगता। जैसे आप दुकान जाएं और वहाँ पर कहें 1 दाल दे दीजिए, 2 दाल दे दीजिए, 3 दाल दे दीजिए, तो गलत है ना। माप तौल की वस्तु है, बोलते हैं आप 1 किलो दाल, 2 किलो दाल, 3 किलो दाल, 4 किलो दाल, ऐसे बोलते हैं। तो दाल क्या है, परिमाणवाचक, यानी संख्यावाचक वाले दोनों विकल्प हो गए गलत। अब एक कटोरी आगे लिखा हुआ है, तो ये एक कटोरी क्या है, क्या ये निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये निश्चित है। हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, कि कटोरी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, क्या पता किसी की कटोरी बड़ी हो, किसी की छोटी हो, तो वहाँ पर हम कह दें कि ये अनिश्चित है, क्योंकि कटोरी का साइज़ तो दे नहीं रखा कि 100 ग्राम की कटोरी है उसमें दाल लेनी, ठीक। लेकिन जब एक कटोरी, 2 कटोरी बोला जाएगा तो ये निश्चित है, ठीक है, कंफर्म है। एक कटोरी की या एक मुट्ठी की बात करें, 2 मुट्ठी की, किसी की मुट्ठी बड़ी छोटी है इससे मतलब नहीं है, कटोरी बड़ी छोटी है इससे मतलब नहीं है। एक कटोरी लिखा हुआ है तो ये निश्चित है। अगर यहीं पर लिखा होता कुछ दाल या कुछ क्या थोड़ी दाल, तो वो अनिश्चित होता। थोड़ी मतलब पता नहीं, ठीक, कि 100 ग्राम, 1 किलो, 10 किलो, 50 किलो, मतलब नहीं है, उसका नहीं पता है। अधिक दाल ये बोल देते तो वो निश्चित होता। तो यहाँ ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न, जगण की मात्राओं का क्रम है। जगण, छंद जब हम पढ़ते हैं तो छंद में गणों की संख्या कितनी है, गणों की संख्या हो जाएगी छंद में 8। ध्यान रखना 8 है। एक बात और बता दूं, हिंदी में ये 8 है, हिंदी की बात मैं कर रहा हूं। अगर कोई छात्र संस्कृत का हो तो वो हो सकता है 10 पढ़ा हो और इस आधार पर इसको गलत मान ले, तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। संस्कृत में गणों की संख्या 10 होती है, लेकिन यहाँ हिंदी पढ़ रहे हो आप, हिंदी के अनुसार 8 चलेंगे हम पकड़ के। तो 8 है और 8 गणों के नाम अलग अलग हैं। फिलहाल जगण पूछ रहा है। अब उसका एक सूत्र होता है, या, मा, ता, रा, ज, भा, न, स, ल, गा, ये होता है सूत्र। और इसी से हम गणों की संख्या निकाल लेते हैं। जब भी जो भी गण पूछे उसके उस अक्षर से, जैसे जा गण पूछ रहा है तो जा वाले से टोटल काउंट करके हम 3 ले लेंगे। जैसे ज, भा और ना। अब देखिए क्या निकल के आ गया, ज, भा, न। अब मात्रा लगा लीजिए इसी की। जा पर छोटा है इसका मतलब 1 मात्रा, भा पर बड़ा है यानी कि 2 मात्राएं, ना पर छोटा है इसकी मतलब 1 मात्रा है। जबान का यही हो जाएगा। तो 1, 2, 1 किस में है, डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। ये इस तरीके से हम गणों की मात्रा निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, किसी भी गण, 8 गण हैं वो पूछेंगे, आप निकाल सकते हैं। जैसे कह दें यगण में कितनी मात्राएं हैं, तो यगण से 3 काउंट करेंगे, या, मा, ता, तो कितने लग जाएंगे, 2, 2, 2 यगण। जैसे ये यगण की मात्रा है, ठीक। तो इस तरीके से हम गणों की संख्या, गणों की मात्राओं को गिन सकते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द किस प्रकार के किससे बनी भाववाचक संज्ञा है। दिमाग नहीं लगाना, मूल शब्द देखना है। मूल शब्द है स्त्री और स्त्री है जातिवाचक, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी अब सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए 16 नंबर, भानूर्ध्व, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो भानु और ऊर्ध्व सब में लिखा हुआ है, कुल मिला के आपको देखना है सही लिखने का तरीका क्या है। तो भानु सही लिखने का तरीका, सॉरी छोटा होना चाहिए, भानु होता है, भानु नहीं होता है, और ऊर्ध्व लिखा जाता है। मैंने आपको कई बार बोला है, उच्चारण अगर आप सही से करेंगे तो वो आपका गलत नहीं होगा। भानु प्लस ऊर्ध्व बोला करिए। चलिए बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला देते हैं 17 नंबर प्रश्न कहता है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ऐसा कौन सा है जिसमें व्यंजन नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं। और इसमें देखते हैं लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा लिखा हुआ है, यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस इच्छा, ये हो जाएगा लक्ष्मीच्छा। और नौड़ा, नव प्लस ऊढ़ा होता है, ये थोड़ा अपवाद में जाता है। 9 प्लस ऊढ़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा, नौड़ा, क्योंकि अपवाद है ये। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य हो जाएगा। तन्मय, तत् प्लस मय,
ये हो जाएगा तन्मय। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ नहीं है, नहीं लिखना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये बताना था, क्योंकि इसमें ये तीनों की तीनों क्या है, ये स्वर संधि हैं, ये स्वर संधि है, और ये क्या हो जाएगी, यही व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि ता और ता के बाद अगर माँ ठीक आता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ना में पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसका नियम यह है कि अगर किसी वर्ग के मतलब किसी शब्द का अंतिम शब्द, किसी शब्द का अंतिम वर्ण अगर स्पर्श व्यंजनों में से प्रथम वर्ण आता है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद माँ आता है, तो उस प्रथम वर्ण का परिवर्तन पंचम वर्ण में हो जाता है, ये हम कह सकते हैं फिफ्थ वाले में, पंचम में। तो यहाँ ता था और ता किस में बदल गया, ता था दाधा ना में बदल गया, तो ये देखिए तन्मय हो गया। तो और बाकी इसमें तीनों में ऊपर क्या है, तीनों में ऊपर स्वर संधि है। तो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पर नहीं गलत लिख गया। कौन सा इसमें से उदाहरण है व्यंजन संधि का, ये आपको बताना था, तो तन्मय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, किस वाच्य में वाक्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के होते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं, कर्तृवाच्य में वाक्य सकर्मक होंगे और अकर्मक होंगे, दोनों तरीके के, सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के होते हैं। भाववाच्य में वाक्य केवल अकर्मक आते हैं, अकर्मक आते हैं, और कर्मवाच्य में वाक्य केवल और केवल सकर्मक होते हैं। तो आपका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह के वाक्य कर्तृवाच्य में मिलते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, जीवन मरण में कौन सा समास है। देखिए दोनों पद महत्वपूर्ण है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा, और विभक्ति चिन्ह का लोप, विभक्ति चिन्ह आएगा नहीं, इसको तोड़ने पर विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे तो जीवन और मरण होगा, तो विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो ये तत्पुरुष हो नहीं सकता। विशेष और विशेषण का जोड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं, अन्य अर्थ नहीं दे रहा है, द्वंद्व बचा। और शब्द का लोप जहाँ पर आपको मिले तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। इसकी खास बात ये होती है, दोनों शब्द या तो विपरीत होंगे या एक दूसरे के पूरक होंगे। ये आप नोटिस कर लीजिए इस चीज़ को, ज़्यादातर आप अगर ये ध्यान रखें तो 90% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर जाएंगे द्वंद्व समास के। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में ये कमल है, विशेषण विशेष और उसकी विशेषता है कमल, विशेष और विशेषण का संबंध जिसमें होगा वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समास अन्य तीन से भिन्न है, ये आपको बताना है। नास्तिक है, असत्य है, अनपढ़ है, सपरिवार, इसमें कौन सा समास है, पहले ये तो देख लें। इसमें नास्तिक, इसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है, ये तीनों हैं, और इसमें सा उपसर्ग लगा हुआ है, सभी में उपसर्ग लगे हैं। ध्यान दीजिए ये तीनों हैं निषेधात्मक उपसर्ग, निषेधात्मक उपसर्ग। तो जिन शब्दों में निषेधात्मक उपसर्ग लगा होगा वहाँ नई तत्पुरुष समास होता है, नई तत्पुरुष। ये नई तत्पुरुष तत्पुरुष समास का एक भेद है। तो इन तीनों में तत्पुरुष है, और जहाँ सा उपसर्ग मतलब सहित के संदर्भ में, सा मतलब सहित, तो जब सहित के संदर्भ में होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक, तो इसमें डी वाले में बहुब्रीहि समास है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसमें क्या है, अन्य तीन से भिन्न है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी के द्वारा कहे गए कथन को लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के द्वारा कहे गए कथन, देखिए यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, अगर एकल उद्धरण चिन्ह है तो एकल उद्धरण चिन्ह में किसी पुस्तक का नाम या तो लेखक का नाम लिखा जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसको कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा में किसी के द्वारा कहे गए कथन को लिखा जाता है, ये एकदम इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी भी हम देख लेते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति हो सकता है इसको आप ना पहचानते हो, ऐसे जो हम किसी के नीचे लगा देते हैं, जैसे मतलब दोबारा लिखने से बचने के लिए, दोबारा ना लिखना पड़े, ना लिखना पड़े, इसके लिए पुनरुक्ति का यूज़ किया जाता है। जैसे यहीं पर कह दें, जैसे लिखा हुआ कोष्टक चिन्ह, अगर इसके नीचे हम लिख देते योजक, और योजक और चिन्ह नहीं लिखना है उसके नीचे यही ऐसे लगा देते हैं, तो यही है पुनरुक्ति, दोबारा नहीं लिखना पड़ता है। और कोष्ठक चिन्ह में
किसी शब्द का अगर अर्थ बताना है, किसी शब्द या कठिन शब्द होते हैं जो उनके अर्थ को, शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ये कोष्ठक चिन्ह यूज़ किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस मान लिया लिखते जा रहे हैं और उसमें यहाँ पर कोई कठिन शब्द आ गया तो ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये होता है कोष्ठक चिन्ह का काम। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ किसी वाक्य अथवा शब्द के संबंध में कुछ बताया जाना हो वहाँ किस विराम चिन्ह, यहाँ विराम होना चाहिए, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? जहाँ किसी वाक्य अथवा शब्द के संबंध में कुछ बताया जाना हो तो वहाँ क्या उपविराम का करते हैं प्रयोग, या योजक चिन्ह का, या निर्देश चिन्ह का, या विवरण चिन्ह का। तो चलिए इसका ए वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। जहाँ किसी के संबंध में कुछ बताते हो वहाँ क्या लिखते हैं? उपविराम का चिन्ह। ये क्या आ गया? वहाँ उपविराम लिखते हैं। तो चलिए मैं इसका प्रयोग जैसे समझाए दे रहा हूँ। जैसे लिखा हो, मान के चलिए कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, वहाँ पर जैसे लिख दें भारत, और उसके बाद में ये ऐसे चिन्ह लगा करके लिख दिया जाता है सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। तो ये थोड़ा उसके अर्थ को या टॉपिक को और मॉडिफाई कर देता है कि यहाँ पर जो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उसका सामान्य परिचय के बारे में। ठीक, तो ये होता है। कई बार इन सब चीज़ों को आप मूवीज़ के नाम के बाद लिखा हुआ देखते होंगे। जैसे बाहुबली मूवी आई थी तो बाहुबली में बाद में द बिगिनिंग लिखा होता है। ठीक, और पुष्पा द रूल करके आई थी, पता नहीं कौन सी थी, पुष्पा मूवी थी, उसके द रूल या जो भी रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा उसके अर्थ को मॉडिफाई करने के लिए ये उपविराम चिन्ह का प्रयोग करके आगे लिख दिया जाता है। तो ये होता है उपविराम। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो योजक चिन्ह ये है इम्पॉर्टेंट, तो इसके बारे में थोड़ा ये काट देता हूँ और फिर लिखे दे रहा हूँ, बिगड़ जाओ। हाँ, तो योजक चिन्ह जो है इसका प्रयोग हम चल रही लिखते हैं। अगर मान के चलिए योजक चिन्ह कहीं कोई समान शब्द लिखे हों, समान या विपरीत शब्द हों, समान या विपरीत शब्द, वहाँ पर योजक चिन्ह लगाते हैं। ठीक, जैसे बीच में ये डंडी खींचे देते हैं ना, वही योजक चिन्ह होता है। समान या विपरीत चिन्ह हो, या दो विशेषण एक साथ लिखने हों, दो विशेषण अगर एक साथ लिखने होंगे तो वहाँ पर योजक चिन्ह लगा देते हैं। या फिर संख्या का कोई अंश लिखना हो, संख्या का अंश लिखना हो, जैसे लिखते हैं ना 1/4, 2/3, ठीक, 3/4, उस तरीके से लिखना हो तो बीच में डैश लगा देता है। और या फिर सा सी से अगर किसी शब्द के बाद में लगाना हो, सा सी से जैसे लिख देते हैं ना छोटा सा, तो छोटा सा अगर लिखा हुआ है तो उसके पीछे बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, निर्देश चिन्ह का काम क्या होता है? तो निर्देश चिन्ह जो होगा वो लेखक के नाम के आगे, लेखक के नाम के आगे लिख दिया जाता है। जैसे कोई रचना लिखी हुई है, मान चलो लिख दिया धूर भरे शोभित श्यामदूत ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरत अंगना पग पैजेनी बांझत पीरी का छोटी। अब ये रचना किसकी है? तो डैश लगा के ऐसे लिख देंगे, रस खान। किताबों में आप देखे होंगे ऐसे डैश लगा के लिखा होता है। तो निर्देशक चिन्ह रचना लेखक वगैरह के नाम के आगे लिख दिया जाता है। या फिर कहीं संवाद वगैरह लिखना हो तो संवाद में आगे लिख देते हैं, जैसे राजा, अब राजा क्या कहता है वो लिख दिया। फिर मंत्री क्या कहता है, डैश लगा के वो लिख दिया, तो वो होता है निर्देश चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी के बारे में या किसी तथ्य का जब विस्तृत वर्णन करना हो या क्रमबद्ध वर्णन करना हो वहाँ पर, जैसे कहते हैं संज्ञा के भेद, और फिर ऐसे लिख दिए और नीचे 1 2 व्यक्तिवाचक जातिवाचक ऐसे कर दें, तो ये जो होगा वो विवरण चिन्ह होगा। ठीक, चलिए 24 नंबर प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये काफ़ी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बच्चों मेरी बात सुनो, वाक्य में बच्चों के साथ प्रयोग किया गया चिन्ह है कौन सा है? क्या विवरण चिन्ह है? नहीं जी, ये वाला इसकी बात कर रहा है। न्यून विराम? नहीं। विस्मय बोधक चिन्ह? ये भी हाँ ऐसे ही लगता है, लेकिन ये जो है ये संबोधन चिन्ह है। यहाँ पर जब किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो वहाँ पर संबोधन होगा,
और जब भाव प्रकट करते हैं, पुकारने के लिए जब यूज करेंगे इस चिन्ह का, क्या लिख दिए मैंने, पुकारने के लिए या किसी को बुलाने के लिए जब यूज करेंगे तो ये संबोधन चिन्ह कहलाएगा। और अगर किसी भाव को प्रकट कर रहा है तो वो विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ बुलाने के लिए यूज कर रहा है तो संबोधन चिन्ह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, हिंदी अकादमी दिल्ली ये एक संस्था है। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? क्या बाल साहित्य सम्मान है, या सलाका सम्मान है, या शिखर सम्मान है, या हिंदी सेवा सम्मान? तो इसमें सलाका सम्मान जो है ये इस संस्था द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ध्यान देना, सभी सम्मान हिंदी अकादमी द्वारा ही दिए जाते हैं। हिंदी अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चारों ये पुरस्कार जो है वो हिंदी अकादमी ही देती है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रामदरस मिश्र जी को व्यास सम्मान मिला? तो ये बताना है आपको। चलिए चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। क्षमा आम के पत्ते, और व्योमकेश दरवेश, काटना समी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धारा से। ये 4 रचनाएं हैं। चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। सभी रचनाएं देखिएगा, सभी रचनाएं व्यास सम्मान वाली हैं, व्यास सम्मान वाली। तो ये रचना इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार ही सबको देखते हैं। क्षमा, इसकी लेखिका सुनीता जैन है, सुनीता जैन। आम के पत्ते, इसके रामदरस लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रामदरस मिश्र पूछ रहे थे, चलो मैं लिखे भी दे रहा हूँ। रामदरस मिश्र इसके लेखक हैं। व्योमकेश दरवेश, इसके विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी इसके लेखक हैं। और काटना समीप का वृक्ष पंखुरी की धारा से, इसके लेखक सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा। ये इम्पॉर्टेंट हैं, चारों की चारों याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पे, स्क्रीनशॉट जरूर रखिए साथ में। चलिए 27 नंबर प्रश्न। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन नामक रचना के लिए किस रचनाकार को व्यास सम्मान मिला? तो फिर से यही एक क्वेश्चन, तो किसको मिला है? ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी को, मन्नू भंडारी, अमरकांत, कमल किशोर गोयनका, ठीक है, गोयनका। और इसका ये जो चारों के चारों हैं सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। किस रचना के लिए है ये भी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा जब मैं लिख दूंगा। तो विश्वनाथ त्रिपाठी, इनकी रचना जो है वो है फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा। तो ये रचना विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है। मन्नू भंडारी की रचना जो है जिसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला है वो है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। तो मन्नू भंडारी जी को इस रचना के लिए मिला है। अमरकांत जी की रचना है इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से। इस रचना के लिए अमरकांत जी को मिला है। और ये बाकी ये वाली रचना इनकी हो जाएगी प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, ये इन्होंने लिखा है कमल किशोर गोयनका जी ने। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, सभी को व्यास सम्मान मिला हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। 28 नंबर, ये मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट रखिए इसका। सभी को व्यास सम्मान प्राप्त, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न।
28 नंबर प्रश्न कहता है, बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो क्या यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, या रूपक अलंकार है? तो यमक तो होगा नहीं, क्योंकि एक से अधिक बार कोई शब्द ज़्यादा रिपीट हुआ ही नहीं है, और अनुप्रास भी नहीं होगा। अतिशयोक्ति और रूपक, ध्यान दीजिएगा, इसमें रूपक अतिशयोक्ति कहते हैं इसको। तो फिलहाल इसमें अतिशयोक्ति सही है, रूपक अलग लिखा हुआ है, लेकिन एक प्रकार होता है रूपक अतिशयोक्ति का। तो उसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, विधु मतलब होता है चंद्रमा। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से। तो विधु को किसी प्रियतमा के मुख से तुलना की गई है, मुख से। और काली जंजीर, इसको बालों को बताया गया है, बालों को। और ये जो मणि वाले फड़ियों का मुख भरा हुआ, क्यों, ये जो मांग होती है, मांग मतलब मांगने वाला नहीं, मांग जिसमें सिंदूर भरते हैं, तो वो बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है, हीरो से भरी हुई है। तो और यहाँ पर कुछ जो प्रियतमा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, बढ़ा चढ़ाकर हो रही है, इस तरीके से इसमें क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक, हालांकि इसमें रूपक भी है एक हिसाब से, क्योंकि विधु को और ये सब बता दिया गया, लेकिन ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलता है जिसमें एक्सप्लेनेशन करे तो हम रूपी निकल के आए। क्योंकि रूपक अलंकार में जब आप करते हैं, जैसे कहे ना कि चरण कमल, तो कमल रूपी चरण, तो ऐसे रूपी निकल के आता है, लेकिन ऐसा इसको एक्सप्लेन करने में नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 29 नंबर पे देखते हैं। 29 नंबर, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? आँख बंद करके आप लगाइए, सूरदास हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इनकी बहुत सारी कविताएं भगवान कृष्ण के लिए लिखी गई हैं, और उनके बचपन को लेकर के ये लिखे हैं ज़्यादातर। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निशिदिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में रस कौन सा है, ये आपको बता देना है। ये वर्णन है वहाँ का गोपियों का, जब उनसे उद्धव भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं, जब वो छोड़ करके चले जाते हैं, तो वहाँ पर उद्धव से कहती हैं, निशिदिन बरसत नयन हमारे, मतलब दिन रात हमारे आँखों से आंसू गिरते रहते हैं और उनकी याद में रोती रहती हैं। तो वहाँ पर वर्णन किसका है? तो करुण रस, ऐसा नहीं है कि करुण है, बहुत दुख वाली बात नहीं, शांत भी नहीं है, भगवान कृष्ण की भक्ति वो नहीं कर रही थी, प्रेम में रो रही थी। तो यहाँ श्रृंगार रस है। श्रृंगार कोई ज़रूरी नहीं है कि जब अच्छा वर्णन हो वहीं पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार दो प्रकार के होता है ना, संयोग भी होता है और वियोग भी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर वियोग में ये बात बोली जा रही है, भगवान कृष्ण के वियोग में, तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, तो इस तरीके से श्रृंगार रस हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये 30 प्रश्न थे आज की क्लास के लिए। कैसे थे कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने रखा है आज आपके सामने, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।